1890 के दशक में भारत में जाति व्यवस्था एक विशाल पत्थर के जाल की तरह काम करती थी। यह जन्म के क्षण से ही एक व्यक्ति के पूरे जीवन को निर्धारित करता था, जिसमें ब्लॉकों के बीच आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं था। युवा अम्बेडकर का जन्म 1891 में महार जाति में हुआ था, जो इस सामाजिक पिरामिड के बिल्कुल निचले पायदान पर स्थित था। अछूत करार दिए जाने पर उनकी स्थिति ने उनकी प्रतिभा को पीछे छोड़ दिया, जो शारीरिक बहिष्कार के माध्यम से लागू किया गया। उन्हें सार्वजनिक कुओं से रोक दिया गया और अन्य छात्रों से अलग बैठने के लिए मजबूर किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चे ने कितना बौद्धिक वादा दिखाया, उनके जन्म की परिस्थितियों ने एक छत के रूप में काम किया, जिसे तोड़ने का उनका इरादा कभी नहीं था। अम्बेडकर ने अकादमिक उत्कृष्टता को इस सीमा को चुनौती देने के एकमात्र तरीके के रूप में देखा। 1913 में उनके उच्च अंकों ने उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति दिलाई, जिससे उन्हें देश छोड़ने और न्यूयॉर्क में अध्ययन करने का एक दुर्लभ मौका मिला। अगले दशक में उन्होंने एक विशाल बौद्धिक पोर्टफोलियो बनाया। उन्होंने कोलंबिया से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की और अंततः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वित्त और समाजशास्त्र पर एक वैश्विक प्राधिकरण के रूप में खुद को स्थापित करना। जब वह बड़ौदा के राजा के रक्षा सचिव के रूप में सेवा करने के लिए भारत लौटे, तो उनकी कुलीन डिग्री स्थानीय पूर्वाग्रह के खिलाफ शक्तिहीन साबित हुई। उनके उच्च पद के बावजूद क्लर्कों ने उन्हें सीधे फाइलें सौंपने से इनकार कर दिया और उन्हें अपनी कास्ट के कारण रहने के लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि अपनी सीमा तक पहुंच गई। उन्होंने महसूस किया कि एक व्यक्ति को वास्तव में स्वतंत्र होने के लिए पूरी सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करना होगा। अम्बेडकर ने अपनी रणनीति को जन संगठन की ओर स्थानांतरित कर दिया। उनका मानना था कि हाशिए पर रहने वाले शासक वर्गों द्वारा उन्हें अधिकार देने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें अपनी एकीकृत आवाज के माध्यम से उनकी मांग करनी पड़ी। 1920 में उन्होंने मूक नायक या द लीडर ऑफ द साइलेंट लॉन्च किया। इस अखबार ने उन लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं को एक सार्वजनिक मंच दिया जिन्हें सामाजिक व्यवस्था ने सदियों से नजरअंदाज किया। उनका काम जल्द ही पृष्ठ से सड़कों पर चला गया। 1927 में उन्होंने एक मार्च का आयोजन किया, जो पीने के पानी के एक साधारण कार्य को एक क्रांतिकारी बयान में बदल दिया। वह हजारों लोगों को महाड़ में चावड़ा टैंक तक ले गए, सार्वजनिक जलाशय से पीकर, एक संसाधन जो स्थानीय रीति रिवाज द्वारा उनके लिए सख्त वर्जित था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से शहर के बुनियादी ढांचे के लिए अपने बुनियादी मानव अधिकार का दावा किया। उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश आंदोलन के साथ 1930 में इसका पालन किया। हजारों प्रदर्शनकारी नौसिक मंदिर के द्वार पर खड़े थे, धार्मिक अलगाव को समाप्त करने और जहां वे चुनते हैं वहां पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे थे। इन विरोधों ने सदियों पुरानी धारणा को तोड़ दिया कि निचली जातियां बिना किसी लड़ाई के अपनी स्थिति को स्वीकार करेंगी। हजारों की संख्या में एक साथ खड़े होकर उन्होंने साबित कर दिया कि पुराना पदानुक्रम अब चुनौती से मुक्त नहीं। 1000 में भारत की स्वतंत्रता के साथ 947 अम्बेडकर की भूमिका प्रदर्शनकारी से नीति निर्माता में स्थानांतरित हो गई। उन्हें देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें देश के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया। इसने उन्हें दशकों के सामाजिक आंदोलन को देश के प्राथमिक कानूनी ढांचे में बदलने का अधिकार दिया। उनकी सरकार का डिजाइन 3 स्वतंत्र गियरों पर निर्भर करता है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो किसी भी एक समूह को नियंत्रण हासिल करने से रोकते हैं। इस संरचना के भीतर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए अंतर्निहित सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक न्याय एक मूलभूत आवश्यकता है। संविधान ने समानता के लिए उनके आजीवन संघर्ष को देश के सर्वोच्च कानून में बदल दिया। इन कानूनी जीत के बावजूद अम्बेडकर को तीव्र राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने अंततः कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया जब सरकार ने हिंदू कोड बिल को पारित करने से इनकार कर दिया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को समान संपत्ति और विवाह का अधिकार देना था। तो उन्होंने महसूस किया कि सबसे अच्छे कानून भी नाजुक होते हैं यदि अंतर्निहित संस्कृति समानता पर पदानुक्रम को महत्व देती है। आध्यात्मिक समानता के मार्ग की तलाश में उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का नेतृत्व किया। सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ शामिल हो गए। गरिमा और आत्मसम्मान के दर्शन के लिए जाति आधारित व्यवस्था को खारिज करना। अम्बेडकर का प्रभाव कानून से कहीं आगे तक पहुंच गया। वह भारतीय इतिहास में एक केंद्रीय व्यक्ति बने हुए हैं, एक विद्वान जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र की अंतरात्मा के पुनर्गठन के लिए उनके जीवन ने प्रदर्शित किया कि प्रणालीगत उत्पीड़न पर काबू पाने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहले ज्ञान प्राप्त करके, सार्वजनिक वर्ग में अन्याय को चुनौती देकर और कानून के माध्यम से उन लाभों को सुरक्षित करके शिक्षित करें, आंदोलन करना, संगठित करना।